सो द टॉपिक इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जिस तरीके से थॉमसन का अपना एक एटॉमिक मॉडल आया था, रदरफोर्ड का अपना एक मॉडल आया था एटम को लेकर के, उसी रिगार्डिंग बोहर ने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल अपने कुछ पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स इसने यहाँ से डिटर्मिनेशन के साथ हमें दिए। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ डेफिनिट रेडियाई। बोहर ने ये कहा कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो किसी भी एक पर्टिकुलर डेफिनिट रेडियाई के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, और वो ऑर्बिट कैसा होगा? सर्कुलर इन शेप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इन ऑर्बिट्स में किसी एक डेफिनिट रेडियाई वाले ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। The permitted orbits. Next point is the permitted orbits are those for which the angular momentum of an electron is an internal multiple of h upon 2 pi where h is the Planck's constant. यहाँ पर भी एक कंडीशन उसने साथ में बताई कि किसी भी एटम की जब फॉर्मेशन हो रही होती है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो वो केवल उसी वाले ऑर्बिट में मूवमेंट कर पाते हैं जिस ऑर्बिट में इनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का होल मल्टीपल हो। यानी कि n से मैंने मल्टीप्लाई किया तो NH अपॉन 2 पाई बन गया, वेयर n इज़ द होल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते जाता है। एंड h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट जो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और अगर अर्ग में देखें तो पावर हो जाती है -27 अर्ग सेकेंड। तो बेसिकली जब पहला पॉइंट इसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए एक डेफिनिट रेडियाई वाला ऑर्बिट होना चाहिए जो कि सर्कुलर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन केवल उसी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये सब ऑर्बिट हैं 1 2 3 4, इनमें से केवल उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि या तो वैल्यू 1h अपॉन 2 पाई के इक्वल आनी चाहिए एंगुलर मोमेंटम की, या फिर 2h अपॉन 2 पाई के इक्वल आनी चाहिए, या फिर 3h अपॉन 2 पाई के इक्वल आनी चाहिए। कुल मिलाकर के इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी है। इफ m इज द मास, अगर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल m है, एंड स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ परमिटेड ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, जो ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस स्मॉल r हो, then angular momentum must be equal to the mvr. This is the formula of angular momentum, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमने इक्वल रख दिया NH अपॉन 2 पाई के, क्योंकि इसने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इतने इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। तो L जो है वो MVR के इक्वल है, और MVR जो है वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जलती जाती है। L हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, या नंबर ऑफ शेल भी आप कह सकते हो, या साइज ऑफ द एटम भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्बिट 3 बन रही हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। इसका मतलब है साइज ऑफ एटम जो है वो 3 शेल का होगा। द इंटीजर n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो फिर से वही चीज़ आ गई, जो n है बेसिकली उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसीडर करते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमारी नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करती है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज द बोहर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। इस इक्वेशन को ही हम क्या नाम देते हैं? बोहर का क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट कहते हैं। क्वांटाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू रखने से इसकी क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। बार बार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिफरेंट वे में, डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट शेल में अलग अलग मिलती है, जिसकी वजह से हम इस मेथड को बोलते हैं क्वांटाइजेशन मेथड, या पोस्टुलेट को हम बोल देंगे बोहर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट। Next one is when electron move in permitted discrete orbit, they do not radiate or lose energy. Discrete का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है, ये अलग अलग ऑर्बिट हमने इसके बनाए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वो ना तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, ना ही एनर्जी को लॉस करेगा, ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा।
यानी कि ना तो उसके अंदर से एक्सर्शन होने वाला है एनर्जी का, ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। इसका मतलब है एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, और एनर्जी कांस्टेंट बने रहने की वजह से उसे रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, जो उसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए हेल्पफुल होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड एज KLMN सो ऑन। आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूँ, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे ही फिफ्थ, ऐसे ही सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, एट्थ तक ये ऑर्बिट बनते हैं। तो अब ये जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये वाले जो ऑर्बिट हैं, जहाँ पर ये ना तो एनर्जी को गेन कर रहा है ना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वो सारे ऑर्बिट कहलाते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या फिर उनका दूसरा नाम है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। अब इनको अगर हम नाम दें तो नाम कुछ ऐसा होगा कि पहला वाला ऑर्बिट हो गया K, दूसरा हो गया L, तीसरा हो गया M, चौथा हो गया N, पांचवा O, फिर P, फिर नेक्स्ट आ जाएगा Q। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और लास्ट हमारे पास आ जाता है एट्थ वाला R। तो इस तरीके से हमें मिलते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो K से स्टार्ट होते हुए R तक आते हैं बाहर की साइड। जैसे जैसे तुम K से R की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। द नेक्स्ट वन इज ordinarily an electron continues to move in a particular stationary state or orbit। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनर वे में लगातार कंटिन्यूस पाथ पर स्टेशनरी ऑर्बिट में मूवमेंट करता रहता है, और ये जो स्टेट होती है वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, मूवमेंट में रहेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। When energy is given to the electron, it jumps to any higher energy level and is said to be in the excited state। अब हम अगर ये कंसिडर करते हैं कि मेरे पास एक एटम है जिसमें मेरे पास 4 ऑर्बिट हैं, और 4 ऑर्बिट में जो फोर्थ वाली ऑर्बिट है वो खाली है अभी 4s0 से मैंने उसे कंसिडर किया, और तीसरी वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमने कंसीडर किया कि तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और फोर्थ ऑर्बिट खाली है लेकिन बनी हुई है। अब होगा क्या कि अभी ये अपनी ग्राउंड स्टेट पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी अपनी ग्राउंड स्टेट पर हैं। अच्छा चल, मैं अभी देखता हूँ, ये डायग्राम भी फ्लो नहीं हो रहा, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो भी नहीं दिख रहा तुमको। चलो, अब तो ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब एक काम करना, इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये लास्ट लाइन में बता रहा था इसमें से, ठीक है। मैं इसको तुरंत के तुरंत ओवर होते के साथ ही तुम्हारे व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दूंगा, इसको देख लेना। और अभी जब मैं दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो पहले वो बता दूंगा जो भी मैंने बताया। लास्ट लाइन में इसकी कंप्लीट कर देता हूँ बस रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से। चलो यार, इसे